नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने हमारा राजस्थान कक्षा 8 का पार्ट 1 पूरा कर लिया था, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से और विस्तार से आपको समझाया गया था, जिसमें आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा होगा। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 8 का भाग 2 देख लेते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। ये राजस्थान के कुछ पर्यटन स्थल दे रखे हैं। तो परिवहन का जो महत्व है, परिवहन को रक्त वाहिनियाँ कहते हैं और आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहते हैं परिवहन को। पर्यटन स्थलों की बात कर लेते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान का जो भ्रमण होता है वो पर्यटन कहलाता है। पर्यटन स्थलों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं: ऐतिहासिक, भौगोलिक, जिसमें प्राकृतिक वगैरह आ गए, भौगोलिक और प्राकृतिक, और एक होता है धार्मिक पर्यटन स्थल। ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल है उनमें कालीबंगा और पीलीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर, बैराट, जयपुर, गणेश्वर सीकर, हवा महल जयपुर, आमेर का किला और जंतर मंतर जयपुर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ राजसमंद, मेहरानगढ़ जोधपुर, सोनारगढ़ जैसलमेर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, गागरोन का जलदुर्ग झालावाड़ और सिटी पैलेस जो उदयपुर और जयपुर दोनों जगह में है। भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो जयसमंद उदयपुर, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर, ये झीलें उदयपुर में है। शिल्पग्राम सिरोही, ये शिल्पग्राम आपका उदयपुर में है, जबकि सिरोही का जो पर्वतीय स्थल है माउंट आबू और नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में एक जो जलप्रपात है मेनाल, वैसे ये मेनाल भीलवाड़ा में है। जैसलमेर में जो मनमोहक रेत के टीले हैं जिन्हें धोरे कहते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर का है। सरिस्का अलवर में है। केवलादेव घाना भरतपुर में है। और जैसलमेर बाड़मेर में मरु उद्यान है। कोटा में जो चंबल नदी के किनारे है चंबल अभ्यारण्य है, जहाँ घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थलों की बात करें तो राज्य में जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, कपिल मुनि का जहाँ आश्रम है कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में है, पीटीआई के एग्जाम में पूछा था। रामदेवरा जैसलमेर में है। श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में है। एकलिंग जी उदयपुर में है। गोविंद देव जी जयपुर में है। करणी माता देशनोक बीकानेर में है। श्री महावीर जी सवाई माधोपुर में है। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ऋषभ देव उदयपुर में है। रणकपुर पाली में है। देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो सिरोही में है। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि जो पर्यटन और विकास की जो सुविधाएं हैं, जैसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। और ये जो कुछ नारे हैं, पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, या फिर जाने क्या दिख जाए। पैलेस ऑन व्हील्स ये एक शाही रेलगाड़ी थी। और राजस्थान में उद्योग को दर्जा दे दिया गया है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है। और कौन से उद्योग का? सेवा उद्योग का दर्जा दिया है। और पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान में होटल निर्माण और पेइंग गेस्ट योजना भी संचालित है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव होता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव होता है। देखिए, मरु महोत्सव जोधपुर में नहीं होता है, जैसलमेर में होता है। और ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है। पतंग महोत्सव जयपुर में होता है। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में होता है। जोधपुर में आपका मारवाड़ महोत्सव होता है और मेवाड़ महोत्सव होता है उदयपुर में। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव होता है। आगे अपन थोड़े से इसमें पर्यटन के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारत के 4 महानगर हैं डीएमसीके, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जिनको जोड़ने वाले जो राजमार्ग हैं उसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। पहली जो रेल है वो 1853 में महाराष्ट्र का जो मुंबई है और ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी 1853 में पहली रेल। राजस्थान में पहली रेल 1876 में चलाई गई थी। राजस्थान में कब चलाई गई थी? 1876 में चलाई गई थी। बांदीकुई दौसा से
उत्तर प्रदेश का जो आगरा फोर्ट है उसके बीच चलाई गई थी। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन, और कुल 5 मंडल है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जिसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल चलाई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, जून 2015 में। इसके अलावा जयपुर में सबसे जो व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर में है, जबकि उदयपुर के डबोक स्थान पर डबोक हवाई अड्डा है, जिसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहते हैं। इसके अलावा सैनिक और नागरिक महत्व के हवाई अड्डे हैं, जैसे जोधपुर का रातानाडा, और आजकल वर्तमान में अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं राजस्थान की जो योजनाएं हैं। जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? तो गेहूं और दाल की जो उन्नत किस्में हैं उनका उत्पादन करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण गौरव पथ का, ये देखिए ग्रामीण आ गया, तो ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना ग्रामीण गौरव पथ का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान सरकार की शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित योजना कौन सी है? तो ये हो गई आपकी गार्गी पुरस्कार योजना। राजस्थान जन आधार योजना 2019 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जन आधार कार्ड से। कुछ योजनाओं की बात चली है, तो आइए अपन थोड़ी सी योजनाओं को देख लेते हैं। जैसे कृषि कल्याण कोष, किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। राष्ट्रीय आयुष मिशन, यह है औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्तायुक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कृषि और कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों और मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इसके अलावा भी कुछ योजनाएं हैं, उनको अपन देख लेते हैं। तो योजनाएं कुछ और है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना, जिसमें जो युवा शिक्षित बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, दिव्यांग जन हैं, उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं भामाशाह रोजगार सृजन योजना में। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण किया जाता है। भामाशाह योजना में वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों के खातों तक पहुंचाया जाता है। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, जो स्वास्थ्य से संबंधित है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जाता है। आशा सहयोगिनी में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल और घर पर पोषण सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी एक्सप्रेस, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वावलंबन योजना, साझा अभियान, जिसमें बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना इसका उद्देश्य है साझा अभियान का। गरिमा बालिका संरक्षण और सम्मान योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसमें लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। जबकि महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो IM शक्ति फंड है वो चल रहा है। खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना चल रही है। अटल भूजल योजना चल रही है। मेवात, डांग और मगरा की जो सीमांत क्षेत्र हैं उनका विकास करने के लिए स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा महात्मा गांधी जो नरेगा चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान। ग्रामीण गौरव पथ, जिसमें ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ा जाता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़कों का विकास किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी कि रिको है, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी राजसिको है, तो ये भी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान जन आधार योजना 2019 में प्रारंभ की गई थी, 2019 में प्रारंभ की गई थी। और एक सतत विकास गोल है 2030 का, जिसमें 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के द्वारा 2015 में एक सतत विकास एजेंडा अपनाया गया था। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया, जिन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ कुछ संविधान से संबंधित है। इनको देखने से पहले थोड़ा सा अपन जन जागरण और सामाजिक जो सुधार के प्रयास थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली में जमीन के टुकड़े को दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के तिरुचपल्ली में 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग और आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया जाता था। और ये भूदान आंदोलन राजस्थान में विनोबा भावे की जो अपील थी उसके आधार पर नागौर जिले से प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 पारित किया था। ग्रामदान अधिनियम 1971। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू हो रखा है। बात करते हैं अनुच्छेद 17, संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें छुआछूत और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित कर रखा है। तो ये पहले क्वेश्चन का यहाँ उत्तर अपन को मिल जाता है कि अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। इसके अलावा बात करते हैं कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू हो रखा है भारत सरकार ने। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लागू कर रखा है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 लागू कर रखा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की स्थापना कर रखी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत को बता सकते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता 52.12% है, जो सन 1951 में 2.51 थी, यानी पहले 2.51 थी और अभी 52.12% है। राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया था। दूसरे प्रश्न का उत्तर है जो राज्य महिला आयोग है उसका गठन 15 मई 1999 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। तो तीसरा प्रश्न है कि दहेज निषेध अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हिंदू उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम, ये सब महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी 2015 में। महिला सशक्तिकरण के कुछ अन्य कानून भी है, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 संशोधित 2005, दहेज निषेध 1961, बाल विवाह निषेध ये 1925 है, संशोधित 1986 और 2006। चुनाव के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है और बाएं हाथ की जो तर्जनी अंगुली है उस पर अमिट स्याही लगाई जाती है। बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली। वीवीपीएट का पूरा नाम है वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये एक प्रिंटर युक्ति है और 7 सेकंड तक एक पर्ची बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। सूचित मतदान का मतलब होता है निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान, और एक होता है सूचित मतदान जो जागरूकता के साथ मतदान होता है। राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों और किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित रिकॉर्ड जैसे हाजिरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया था और इस मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना था।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया था और भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था सन 2005 में। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2010 वो बनाया गया था 1 अप्रैल 2011 को। 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए निःशुल्क जो 1 से 8 तक होते हैं प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक 25% सीटें भी आरक्षित करने के इसमें प्रावधान किए गए थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का नियम लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2011 को। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया था। 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार समझौते को राष्ट्र संघ की जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी आम सभा द्वारा पारित किया गया था। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में साइन किए थे। 1992 में भारत ने साइन किए थे। 1098 जो टोल फ्री नंबर है चाइल्ड हेल्पलाइन का है। कुछ साइबर जो जैसे रैनसमवेयर एक वायरस होता है, मालवेयर ये भी एक कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इसके अलावा फिशिंग और स्पूफिंग होती है, ये भी क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी ले लेते हैं। साइबर ठगी के ये प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर बलवंत राय मेहता है, डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है पंचायती राज सुधार से। पंचायती राज सुधार से इनका संबंध है। तो यहाँ थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं कि 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का जो तीन स्तरीय ढांचा है उसमें 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। बात करते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है और इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा होता है और पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख जिसे सरपंच कहते हैं उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठक आवश्यक है प्रत्येक माह में। इसके बाद पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम जो आयु है वो है 25 वर्ष। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। बात करते हैं जिला परिषद। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर की संस्था है जिला परिषद, जो जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। इसके अलावा जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो मिलकर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। हर 3 महीने में एक बैठक ग्राम सभा की बुलाई जानी आवश्यक है, जबकि प्रत्येक महीने में कम से कम 2 बैठकें ग्राम पंचायत की बुलाई जानी आवश्यक है। ग्राम सभा की जो 3 महीने में जो एक बैठक होती है ये आमतौर पर 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को रखी जाती है। राजस्थान में पहला जो ग्राम न्यायालय है वो जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। नगरीय स्वशासन के 3 स्वरूप होते हैं: नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो, वहां सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो नगर निगम बनाया जाता है।
ऐसे शहर जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 लाख से कम हो, वहाँ नगर परिषद बनाया जाता है। और ऐसे शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से 1 लाख के बीच होती है, वहाँ नगर पालिका होती है। 15,000 से 1 लाख तक नगर पालिका, 1 लाख से 5 लाख तक नगर परिषद, और 5 लाख से 1 करोड़ तक नगर निगम होते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है। तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है नगर पालिका बोर्ड का, वो नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। 76वें संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन किया गया है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला संस्कृति से संबंधित। आभानेरी मंदिर स्थित है, आभानेरी दौसा में स्थित है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? तो ये करौली में है। बीकानेर के चित्रों में निम्न में से किस रंग का विशेष प्रयोग हुआ है? तो पीले रंग का। राजस्थान की किस चित्र शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि में कदम्ब वृक्ष अधिक मिलते हैं? उदयपुर शैली में कदम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दुर्ग हैं। ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ खाइयाँ होती है उनको पारिक दुर्ग कहते हैं। दुर्ग के लिए किला या गढ़ शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बूंदी का एक दुर्ग है, बूंदी दुर्ग, जो 1354 में राव बरसिंह ने बनाया था। इसकी भित्ति चित्र देखने लायक है। बूंदी दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला और बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में जो जाट वंश के महाराजा है सूरजमल ने बनवाया था, और इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। ये अजय दुर्ग कहलाता है। इस दुर्ग को कोई भी जीत नहीं पाया है। इस दुर्ग को कोई भी जीत नहीं पाया है। आगे अपन चलते हैं, रणथंभौर दुर्ग। यह दुर्गम और दुर्भेद दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग दुर्गम और दुर्भेद दुर्ग है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी है, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है, रणथंभौर बाग परियोजना है। जालोर के दुर्ग का निर्माण सोनग्राह चौहानों ने करवाया था, और पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़ा यह दुर्ग, जिसमें 4 दरवाजे हैं, और 10वीं शताब्दी में धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में इस दुर्ग की नींव रखी गई थी, और प्रतिहार, चालुक्य, परमार और सिसोदिया शासकों द्वारा समय समय पर इसका विकास और विस्तार होता रहा है। ये मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं, राजमहल है और कलात्मक मंदिर और जलाशय बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति या विजय स्तंभ बनाया है, महाराणा कुंभा ने। यह 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची जगती या चबूतरे पर 122 फीट की ऊंचाई लिए 9 खंडों या मंजिलों का स्मारक है, जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है, विजय स्तंभ को। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, जिसे कुंभलमेर भी कहा जाता है, और ये दुर्ग सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है। इसका नवीन परिवर्तित स्वरूप राणा कुंभा ने दिया था। इसके शिल्पी सूत्रधार मंडन थे। 1458 में इसे निर्मित करवाया गया था, और इसके 9 पोल या दरवाजे हैं। इस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाइयाँ बनी हुई है। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आमेर का दुर्ग महाराजा मानसिंह के काल में स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई थी,
और हिंदू और मुगल सैनिक का सुंदर समन्वय आमेर के दुर्ग में देखने को मिलता है। यहाँ शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। गागरोन का जलदुर्ग, पूर्णतः जलदुर्ग की श्रेणी में झालावाड़ में गागरोन का किला आता है, जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। राजस्थान के कुछ अन्य दुर्ग है, जैसे मेहरानगढ़ का दुर्ग है जो जोधपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर, सोनारगढ़ जैसलमेर, जिसे सोनार किला या द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ने पर यह सोने जैसा चमकता है। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, जो गुर्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य और पाल शासकों के समय में भी होता रहा है। मेवाड़ के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं तो जगदीश मंदिर उदयपुर, सहस्त्र बहु या सास बहु का मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर, श्री चारभुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर हैं देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में है, रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है, ओसिया के मंदिर जोधपुर में है। हिंदू मंदिर या बाडोली रावतभाटा ये हाड़ौती के मंदिर हैं। शिव मंदिर भंडदेवरा बारा में है, कंसवा मंदिर कोटा में है, कमलेश्वर महादेव बूंदी में है, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है, आभानेरी मंदिर दौसा में है, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। शाक्त देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसिया वरमाण सिरोही, जो वरमाण है वो सिरोही में है, झालरापाटन झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़, इसमें सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। ओसिया जो जोधपुर में है, वरमाण सिरोही, झालरापाटन झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र से प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर, चित्तौड़गढ़ और ओसिया की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। राजसमंद के मोलेला गांव में टेराकोटा प्रसिद्ध है। जयपुर की हवेलियां प्रसिद्ध है। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली, बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी प्रसिद्ध है। मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, रामगढ़ में भी सेठों की छतरी है, गेटौर में ईश्वरी सिंह की छतरी है, जोधपुर में जसवंत थड़ा है, उदयपुर में आहड़ है, जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियां हैं। आगे बात करते हैं जयपुर और अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर और बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद या गुलाबी रंग और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। संगीत कला जिनमें मांड राग प्रमुख है, जैसे दादू दयाल हो गए, मीराबाई हो गए, चरणदास हो गए, दयाबाई हो गए, सहजोबाई हो गए, ये विशिष्ट रहे हैं। पटुओं की हवेली जैसलमेर में है, जिसे गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। भीलवाड़ा एक ऐसा जिला कार्यालय है जहां एक भी दुर्ग स्थित नहीं है। जैसलमेर में भाटियों का सोनार किला है, तो अजमेर में चौहानों का तारागढ़ और बीकानेर में राठौड़ों का जूनागढ़ स्थित है। तो हमारे कक्षा 8 के नोट्स कंप्लीट होते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत शानदार तरीके से आपका रिवीजन हो गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।